नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं तिब्बत में जिनपिंग। भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा कदम उठाया है। शी जिनपिंग ने पहली बार तिब्बत का दौरा किया। दरअसल जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन के निंग्यांची शहर का दौरा किया, जो कि तिब्बत का एक हिस्सा है। इस दौरान जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी का भी निरीक्षण किया, जहां पर चीन ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। शी जिनपिंग ने 2011 में सत्ता संभाली थी, जिसके बाद पहली बार ये मौका है जब उन्होंने तिब्बत का दौरा किया। चीनी राष्ट्रपति ने ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों की घाटी का निरीक्षण किया। शी जिनपिंग ने जिस निंग्यांची इलाके का दौरा किया वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, और यही वजह है कि भारत से सीमा पर चल रहे विवाद के बीच शी जिनपिंग के इस इलाके में किए गए दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। निंग्यांची जून से उस समय भी चर्चा आ गए थे जब चीन ने तिब्बत में अपनी पहली बुलेट ट्रेन को पूरी तरीके से चालू कर दिया था, और ये ट्रेन तिब्बत की प्रांतीय राजधानी ल्हासा और निंगंची को जोड़ती है। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में भी अपना दावा करता है, जिसे भारत ने हमेशा से खारिज कर दिया है। चीन के कई नेता समय समय पर तिब्बत का दौरा करते रहते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे शीर्ष नेता ने दौरे में सबको अपने ध्यान इसमें खींचा है। भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शामिल है। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कुछ समय पहले ही ये कहा गया था कि नई बुलेट रेल लाइन सीमा स्थिरता को सुरक्षा रखने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही उनका इशारा भारत से लगे अरुणाचल की सीमा की ओर भी था। यही नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश चीन ने अपनी नजरें भारतीय जमीन पर गड़ा रखी है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति के तिब्बत के दौरे को किस नजरिए से देखें, इस पर आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ चर्चा में आज विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ेंगे, जो कि जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे यही जानना चाहेंगे कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अभी तिब्बत का दौरा किया है। क्या सोच के ये दौरा किया होगा और इससे भारत को किस तरीके के नुकसान होने के आसार हैं? देखिए, जैसे आपको पता है, इतिहास में चीन तिब्बत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई रिकॉर्ड ये नहीं बताते, कई जगह तो ये बताते हैं कि तिब्बत के कई बादशाहों का चीन के इलाकों पे राज था, और चीन अब हाल में कह रहा है कि हमारा इस पे राज है, और कम से कम एक सदी निकल गई है। चीन अपना ये दावा निरंतर करता जा रहा है, और इसी दौरान अब चीन जो है उस तिब्बत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उनके जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं वो दौरा कर रहे हैं। और यही नहीं, वो दौरा करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके करीब आ रहे हैं, उनके यूथ को आर्मी में ले रहे हैं, बड़ी तादाद में उनके यूथ फौज में आ रहे हैं। और यही नहीं, चीन अपने उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां से कि मेन जो वाटर रिसोर्सेज, दुनिया का जो 33% वाटर चीन के ही पठार से निकलता है, तो उसके ऊपर जो है निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी नदियों का जो है, ब्रह्मपुत्र की जो नदी जो वहां से निकलती है, उसका पूरा ब्यौरा कर रहे हैं। तो चीन के इस समय, और वो इलाका बिल्कुल अरुणाचल के पास है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी बहुत है भारत के लिए। इसलिए राष्ट्रपति जिनपिंग इस समय चीन के दौरे पे हैं, और चीन को तिब्बत के दौरे पे हैं, और तिब्बत के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके साथ में है। और इस समय भारत और चीन का जो मनमुटाव है वो तिब्बत के इलाके से पैदा हो रहा है। इसीलिए उनको बहुत जरूरी है कि तिब्बती लोगों को वो अपने साथ रखें। याद रहे, तिब्बत के कई सैनिक हमारे फौज में हैं, उनके खंपा वॉरियर्स जो हैं वो हमारे फौज में हैं, और उन्हीं के कारण 29-30 अगस्त की रात को हमने जो गलवान वैली में और जो पेंगयोंग रिवर के साउथ के अंदर जो हमने जमीन हासिल करी थी, हाई ग्राउंड हासिल किए थे, उनके ही कारण किए। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, यहाँ पर अरुणाचल सीमा पर चीनी राष्ट्रपति पहुंचे हैं। अरुणाचल जो सीमा है उसका जायजा भी उन्होंने लिया है। तो क्या अब चीन के बारे में, जिस तरीके से आप और हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, चीन की नजर जो है वो भारत के ऊपर है, तो क्या इससे दोहरी एक चाल जो है वो चीन चलने की कोशिश कर रहा है, इसे ऐसा मान सकते हैं? देखिए, ऐसे चीन की दोहरी चाल आप नहीं कहें, क्योंकि चीन की चाल बिल्कुल क्लियर है।
उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। चीन ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चीन कह रहा है ये इलाका मेरा और मैं लेके रहूंगा, ये सारी की सारी बात है। और चीन बिल्कुल एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से चीन जो है इस समय बहुत ठोस कदम उठा रहा है कि उस इलाके को अपने काबू में करे, और क्लियरली बोल रहा है। ये नहीं कि वो इधर उधर की बात कर रहा है। क्वेश्चन ये है, उसको पता चल गया है कि भारत उसकी बातों में दब जाएगा, भारत उसके बातों के प्रभाव में आ जाएगा। ये चीन सोच के चल रहा है, और इसीलिए चीन का सबसे बड़ा वेपन है कि सबसे ज्यादा वो धमकियों से, दिखावे से, मसल डिस्प्ले से, वेपन डिस्प्ले से वो अपना बिना लड़े अपना जो है पॉलिटिकल एम हासिल करना चाहता है, और यही चीन इस समय करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सबसे बड़ा बांध जो है वो चीन यहाँ पर बना रहा है। इस बांध से क्या दिक्कतें जो है वो भारत के लिए खड़ी हो सकती है? देखिए, इसमें ध्यान से बात मैं बताऊंगा आपको कि ये जो बांध बना रहा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना रहा है, सबसे बड़ा बांध बना रहा है। ब्रह्मपुत्र का जो है नदी, और उसके ऊपर कई बांध बना रहा है, ये यही नहीं है, और कई बांध बना रहा है। चीन यही कार्य नहीं कर रहा। चीन वो ऊपर की नदियों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है, माउंटेन से टनल खोद के नदियों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो मेन आसाम में और जो जाती है अंत में बंगाल में एंड होती है, भारत की एक बहुत अहम नदी है। और इसी नदी के ऊपर पानी पे अगर लगाम लगाएगा तो हमारा को बहुत, जो कि लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं, उनको बहुत असर पड़ेगा। और यही चीन इस समय कर रहा है। और एक और चीज मैं आपको ध्यान से बता दूं, ये ग्रेविटी रिवर है, मतलब एक बड़ा हाइट पे जो उसका डैम बनता है, अगर चीन इसका पानी खोल देता है तो वो एक किस्म से वेपन हो जाएगा भारत के खिलाफ, जिसे कहते हैं डेंजरस फोर्स। इतनी तादाद में पानी आएगा कि आपका पूरा आसाम डूब जाएगा, और बंगाल तक पानी नीचे चला जाएगा, बांग्लादेश में पानी का प्रभाव पड़ेगा। एज अ वेपन इसको डेंजरस फोर्स कहते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये टर्मिनोलॉजी इंक्लूड हुई है। डैम्स के ऊपर अगर आप तोड़ें मानसून में, जैसे भाखड़ा डैम को या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, तो इतनी तादाद में इतनी ज्यादा ये त्रासदी पड़ती है कि उसके बाद में पूरी की पूरी इंसानियत जो है, जिसको कहते हैं गुरूब होने की तादाद पे आ जाती है। इस समय चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और इकोनॉमिकली ये बड़ी हानिकारक होगी भारत के लिए अगर ये चीन इसके ऊपर कंट्रोल करता है। हमारा फिशरी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन बहुत डिपेंड करता है रिवर पे। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा मानता है चीन। ऐसा चीन का कहना है कि जो दक्षिण तिब्बत है वो मतलब अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा मानता है, तो इसे किस तरीके से समझे? आपको ये तो बिल्कुल क्लियर कह रहा है चीन, और चीन अपना आधिपत्य इसलिए जमा रहा है कि पहले तो भारत ने एग्री कर दिया कि चीन आपका हिस्सा है। जहां तक कि 1950s में शुरू में जब चीन तिब्बत पे जोर जमा रहा था, तो ब्रिटिश आर्मी चीफ जो ब्रिटिश का था, इंडियन आर्मी चीफ जो अंग्रेज था, उसने भी नेहरू साहब जी को एक चेतावनी दी थी कि चीन ऐसा कार्यक्रम कर रहा है। तो नेहरू जी ने कह दिया था चीन तो हमारा दोस्त है। कहने का मतलब ये है कि उस समय हमने इस बात से कोई आपत्ति नहीं उठाई, यहाँ तक कि हमने चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह देने की बात करी। तो इस समय जब हमने ही इसका स्वीकार कर लिया, तो अब हम किस बात को कैसे कह सकते हैं। और तो वो कहता है कि हमारे नक्शे में जो साउथ पोर्शन ऑफ तिब्बत है वो अरुणाचल है, इसलिए अरुणाचल पे भी अधिकार जमा रहा है। तो हमने चीन पे, जब चीन का तिब्बत पे अधिकार स्वीकार कर लिया, तो चीन अपने नक्शे के अनुसार जो जो एरिया उसके नक्शे में है सब पे अपना स्वीकार हमको करने की बात कहेगा, और कहेगा कि आप इसको भी स्वीकारें। तो ये हमारे के ऊपर एक धर्म संकट की बात आ गई है। हमें पता नहीं अब इसको कैसे करें। हमारी पुरानी गलती का खामियाजा हम खुद भुगत रहे हैं। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक बात और निकलकर इसमें सामने आ रही है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो जमीन है उस पर भी चीन की बुरी नजर देखी जा रही है। अगर इस पर चीन कब्जा कर लेता है तो भारत के लिए कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, लद्दाख से अरुणाचल तक का अपने इलाके में चीन ने कब्जा तो कर ही रखा है,
और जो चीन उस वो इलाका को अपना कहता है, पर उसने जितना मिलिट्री प्रिपरेशन करी है आप चकित रह जाएंगे। 4 जगह एयरफील्ड बनाई है, 5 जगह, और पूरी जगह रेलवे लाइन, उसने बुलेट ट्रेन बनाई है, बुलेट ट्रेन से कनेक्टेड है वो एरिया, और उसके सैनिक जो हैं वहां पे ट्रेन में आते हैं, रोड्स पे आते हैं। जब आपके सैनिक जब उसके ऑपोजिट एरिया जो भारत का है वहां पे खच्चरों पे बैठ के, घोड़ों पे बैठ के, पैदल इत्यादि जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने अपने एयरफील्ड बनाए, हेलीपैड्स बनाए हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए हैं, मिसाइल बेसिस बनाए हैं, रेलवे स्टेशन, एम्युनिशन डंप, ऑर्डिनेंस डिपो, फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो, सप्लाई डिपो, मिसाइल बेसिस, रडार स्टेशन सब बना दिए हैं। 3700 किलोमीटर में ऑपोजिट जितनी हमारी एरिया है उसके खिलाफ उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल पूरी है, हमारी उसकी 20% भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये आप खुद ही देख लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि इस समय हमारी स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक सवाल यहाँ पर ये बड़ा उठता है कि जब भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है, चीन का लगातार विवाद जो है, जो तनाव है वो लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बीच में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है तिब्बत का दौरा करके। तो क्या सोच के ये दौरा किया होगा, भारत को वो क्या दिखाना चाहते हैं दौरा करके, और उसके ऊपर से ये भी जो इलाका है वो भी अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पे आधिपत्य जमा रहा है, पर सबसे ज्यादा चीन जो है तिब्बतन्स को ये बताना चाहता है कि मैं आपका सही राष्ट्रपति हूँ, आपका इलाका हमारे चीन के अंडर में है और हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, और बहुत तादाद में पैसा खर्च कर रहा है, रोड रेलवे लाइन बना रहा है, यहाँ तक कि एयरफील्ड बना रहा है, टूरिज्म सेंटर्स को खड़ा कर रहा है। तो चीन अपनी तरफ से कोई भी कार्यक्रम में कभी नहीं ला रहा। तो जिस तरीके से चीन ये मैसेज दे रहा है दुनिया को, चीन मैसेज दे रहा है इंडिया को कि ये इलाका मेरा है और मैं जो करूं। और अभी जो उनकी 100वीं जो वो चल रही है एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें इसने ये बात कही है कि मैं ज्यादा वो एडवांसमेंट दिखाऊंगा, प्रोग्रेस दिखाऊंगा, तिब्बत को अपने कंट्रोल में किस तरीके से करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी ट्रेन वगैरह, रोड्स जो दिखाई दे रही है, ये सारा इलाका आप कंपेयर करिए जो हमारा इलाका है, फिर आपको पता चलेगा कि कितना फर्क है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर चीन की बात करें, चीन और भारत का जो लगातार सीमा विवाद जो चल रहा है, सीमा का जो तनाव है यहाँ पर लेकर चल रहा है, उसको लेकर अब जिस तरीके से देखा जाए, चीन किस तरीके की जो चाल है वो लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि अब उसने दौरे करने शुरू कर दिए। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में जो सहायक नदियां हैं उनका भी निरीक्षण यहाँ पर कर दिया है। तो क्या उनको लेकर भी वो भारत में घुसने की कोशिश करेगा? देखिए, उनको लेकर करेगा, वो घुसने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपना उन नदियों का ऐसा इस्तेमाल करेगा कि इकोनॉमिकली उसको फायदा होगा, और जहां तक भारत को तकलीफ पहुंचेगी, पानी का रुख बदलना, पानी को रोक देना, डैम बना देना, ये सारा का सारे कार्यक्रम करेगा, जो कि अपर रिपेरियन स्टेट करती है, जहां पे हालांकि जैसे कि हम भी ऐसी हरकत कर सकते हैं पाकिस्तान की तरफ, पर हम नहीं करते सिंध नदी पे। इस तरीके से चीन इस तरीके करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन सारी नदियों के ऊपर, और यहाँ तक कि नदियों को जोड़ रहा है, आपस में बांध बना रहा है, टनल से कनेक्ट कर रहा है, ये सारी की सारी कर रहा है। और मैंने आपको डेंजरस सोर्स का बता दिया, वो कभी मर्जी कर सकता है मिलिट्री विक्ट्री के लिए, अपनी हमारी फौज को इनंडेट करने के लिए, अगर तो वो कभी भी ये कर सकता है। अगर आपको इसका अनुमान लगाना है तो सोचिए कि मॉनसून के टाइम भाखड़ा डैम को अगर तोड़ दिया जाए तो पूरा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ पाकिस्तान पानी के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही होगा। तो ये चीज जो है अपने आप में एक ऐसी त्रासदी की पिक्चर देती है, चित्र खींचती है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, लगातार देखा जा रहा है जो चीन है वो लगातार भारत पर बुरी नज़र बनाए हुए है, भारत की सीमा को लेकर बुरी नज़र बनाए हुए हैं। आप और हम कई बार चीन को लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बात ये निकलकर सामने आई है कि चीन जो है वो लड़कर चीज़ें नहीं लेना चाहता है, वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है चीज़ें हासिल करना चाहता है। क्या मैं सही हूँ यहाँ पर? आप बिल्कुल सही है अंशुल। आपको मैंने पहले भी बताया था, चीन के जो फिलोसफर थे सुन त्सू, वो ये कहते थे कि वो लड़ाई सबसे बेटर है, जो वो जीत सबसे अच्छी है, बेटर है, जो बिना लड़े हासिल की जाए।
जी। आपको लड़ाई, जर और जमीन पे लड़ाई होती है, और जर और जमीन को अगर आप काबू कर ले बिना लड़े, तो अब उससे बड़ी विक्ट्री क्या होगी? आपको, अगर आपने देखिए 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तो भारत की जमीन चीन के अंडर में है, और कौन सी मेजर लड़ाई लड़ी है? एक 62 की लड़ाई थी, वो भी हमने एयरफोर्स को नहीं लगाया, हमारी गलत नीतियों के कारण जान के हम हार गए वो लड़ाई को। तो अब चीन को क्या चाहिए? जब झोली में बटेर गिर रही है तो कौन रोकेगा, कौन मना करेगा मुफ्त की चीज को? सही बात। तो चीन को तो सब कुछ मुफ्त का मिला है, तो वो तो कहता है ऐसी ही जीत होनी चाहिए। मैं डरा धमका के, और मैं भारत को अगर न्यूक्लियर का थ्रेट दे दूंगा तो उनकी पूरी मीडिया छा जाएगी, भारत के ऊपर ऑपोजिशन छा जाएगी, हाहाकार मच जाएगी लोग। और मैं अगर थोड़ा सी लड़ाई की बात और कर दूं तो इनके सांस फूल जाएंगे। ये चीन सोच के चलता है, और ये धारणा पाकिस्तान ने भी बनाई हुई है। तो कहने का मतलब है, ये भारत की एक जिसको ऐसी धारणा, कमजोरी की धारणा जो है वो लेकर, अगर आप अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं तो और क्या चाहिए आपको? ये तो मुंह मांगी चीज मिल रही है आपको। इसीलिए बिना लड़े ही चीन हासिल करना चाहता है। बिल्कुल। वही कमांडर सर, अब बात कर लेते हैं भारत की। जब इस तरीके की चीजें निकलकर लगातार सामने आ रही है, और यहाँ पर हमारे कुछ विशेषज्ञ भी हैं, आपसे लगातार हम इतनी चर्चा करते रहते हैं, तो उसके बाद में जब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, तो भारत इस और क्यों नहीं सोच रहा है? भारत क्यों सचेत अभी भी नहीं हो रहा है चीन को लेकर? लगातार वो है, वो अपनी चालें जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत अभी भी है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा है, कुछ भी नहीं कर रहा, करेक्ट नहीं होगा। अब हमने पिछले 6 साल में बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बहुत ज्यादा अभियान शुरू कर दिया है, पर इस बड़ी प्रोजेक्ट के लिए जिसमें कि 60 साल, 50-60 साल लगते हैं, उसमें आपके ये 6-7 साल कोई इतना मायने नहीं रख रहे इस समय। पर अगर इस तरीके से जारी रखा ये अभियान, तो हम अगले 10-11 साल या 8 या 10 साल के अंदर अंदर हम बहुत चीज हासिल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ईस्ट में, जिसको आप भी बोल रहे थे, तिब्बत लद्दाख से लेके अरुणाचल तक उनकी रेलवे लाइनें वगैरह इत्यादि, ये सारा हमें करना है। फिर हमको अपने तैयारी पूरी करनी है। चीन 85% अपने वेपन्स बनाता है, मैं रिपीट करता हूं, 85% बना के बेचता है। आप कुछ नहीं बनाते, जो कि जिसके लिए मेन लड़ाई लड़े, छोटी मोटी चीजें बनाते हैं, मेन लड़ाई वाली चीज नहीं बनाते। तो अब इस हालत में आप देख लीजिए, आप और चीन इकट्ठे ही स्टार्ट हुए थे, बल्कि आप पहले स्टार्ट हुए थे सन 47 में। चीन उस टाइम में पिछड़ा हुआ था, पर चीन कहां तक पहुंच गया? क्योंकि चीन की नीतियां जो हैं वो बड़ी प्रभावशाली हैं, वो देश की उन्नति के लिए बिल्कुल फिट हैं। देखिए, कहने के लिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कुछ ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी की जाती है और उसके लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। देयर इज नो फ्री लंचेस जिसको कहते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और चीन को देखिए, अपने उन्होंने कई उनके राइट्स, उनके सिटीजन्स के कई उनके हमारे कथानुसार वो उनको फ्रीडम नहीं है, बोलने की फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आमतौर पर बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा वो बड़े खुश हैं। और देखिए उनकी कितनी तरक्की हो रखी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, उनका हाइजीन स्टैंडर्ड देख लीजिए, और किसी चीज में कमी नहीं है। क्वेश्चन ये है, आप जब कह रही हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमको अपने अंदर झांक कर अपनी ही नियम अनुसार अपनी नीतियों को, कुरीतियों को ठीक करना पड़ेगा। ये एक अपने सेशन में मैं नहीं आपको बता सकता क्या क्या नीतियां कुरीतियां हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने इलेक्शन और री इलेक्शन ही सारा साल करते रहेंगे तो तरक्की कोई नहीं कर पाएगा। सबका ध्यान उधर ही उधर बढ़ा रहेगा, और इलेक्शन री इलेक्शन अपने फायदे के लिए करते रहते हैं। उसका कोई वजन नहीं होता जहां पे देश की तरक्की का होता है। दुश्मन देश में घुस रहा है और आपको सियासत दिख रही है, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। वही कमांडर सर, भारत लगातार अपने प्रयास भी यहाँ पर कर रहा है। आपने जैसा कि अभी बताया, किया भी जा रहा है, और भारत भी इसको लेकर सचेत हो गया है। लेकिन भारत को वो कौन से कदम हैं जो अभी उठा लेने चाहिए ताकि आगे हमें चीन जिस तरीके से चीजें करे तो उसमें हमें समस्या का सामना ना करना पड़े? अभी भारत को ऐसे कौन से कदम है वो उठा लेने चाहिए? अंशुल जी, 2 चीजें बड़ी मेन है जी। एक चीज आप ध्यान रखिए, नंबर 1 जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन।
पूरी हमारी इंडस्ट्री को तगड़ा करना पड़ेगा, तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री तगड़ी होगी। बिल्कुल। और जब डिफेंस इंडस्ट्री तगड़ी होगी तो हमें स्वावलंबिता लानी पड़ेगी, यानी कि हम खुद बनाएं अपने डिफेंस के इक्विपमेंट को जी। और फिर आप देखेंगे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी बेसिक इंडस्ट्री ही वीक है। हम टैंक ग्रेड स्टील नहीं बनाते, वो तोप, वो मेटल नहीं बनाते जो जिसका तोप बन सकती है। क्वेश्चन हमारे को ये आ रहा है। और फिर और टेक्नोलॉजी, एविएशन की टेक्नोलॉजी, वेपन्स की टेक्नोलॉजी। अब्दुल कलाम साहब ने हमारे को मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे कर दिया था, पर वो एक ही शख्स थे जिन्होंने जिस चीज से ध्यान दिया। हमको बाकी चीजों पे करना है, मेन राइफल नहीं है। आपके सोल्जर अभी तक इंडिया राइफल नहीं बना था। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहते हैं राइफल की फैक्ट्री का नींव डाली थी अमेठी में, किस जगह पे। तो आप देख लीजिए, अगर आपके ये बेसिक चीजों की कमी है तो पहले तो आपका इंडस्ट्री तगड़ी होनी चाहिए। दूसरा, आपका मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल मिनिस्ट्री, फौज की किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से उसको क्या करना है, वो थिंकिंग। अभी भी आपका जॉइंट थिंकिंग में प्रॉब्लम है। आपका सीडीएस ने कह दिया कि एयरफोर्स हमारा सपोर्ट आर्म है, आपका आर्मी चीफ, एयर चीफ उसके पर एग्री नहीं करते, कोई नहीं एग्री करता। अब देखिए आपस में ही इतना संघर्ष चल रहा है। ये चीज चीन में नहीं है। चीन का राष्ट्रपति जो जिनपिंग है वही फौज को चला रहा है। आपकी पूरी भारतीय संस्कृति का आप झांक के देख लीजिए, कौन सा ऐसा राजा नहीं था, राजा था जो फौज को नहीं चलाता था। भगवान रामचंद्र के नीचे तक सारे के सारे हेड ऑफ द स्टेट ही आर्मी का हेड होता है। एक्चुअली टाइटुलर तो हेड हमने बनाया, राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कहते हैं, और वो नहीं है। क्वेश्चन ये है, हम सिर्फ किताबी दिखावा करते हैं, हम असली काम नहीं करते। असली काम आपका सियासत से भरा है। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगी, आपका जो गलवान में घुसा है चाइनीज, वो कैसे घुसा? क्योंकि आईटीबीपी सामने बैठी थी। आईटीबीपी बहुत अच्छी फौज है, बड़ा अच्छा लड़ती है, पर उसका कमांड एंड कंट्रोल भी तो होना चाहिए। अगर उस समय आईटीबीपी आर्मी के कमांड में होती, तब आप देखते क्या होता, फर्क हो जाता। चीन घुस नहीं सकता था। ये कोई बोलना नहीं चाहता किसी भी चैनल पे, मैं सिर्फ आपकी चैनल पे बोलता हूं। इसीलिए अच्छा हुआ आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं लेके आए, नहीं तो वो भी सुन लेते। बिल्कुल विंग कमांडर सर, लगातार आप जिस तरीके से बात यहाँ पर करते हैं, बेबाक अंदाज में आप करते हैं, और इसीलिए हमें भी बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल जाती है, और आपसे भी जिस तरीके से चीजें हमें जानने को मिलती हैं वो वाकई में पढ़ने या ढूंढने पर नहीं मिलती, जितनी चीजें आपसे यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसीलिए आपसे भी लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने में हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बात हम तिब्बत और जिनपिंग की यहाँ पर कर रहे थे, तो आप जुड़े, उस पर बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो शी जिनपिंग भारत के साथ जो सीमा तनाव चल रहा है, उस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बड़ा कदम यहाँ पर देखा गया। जिनपिंग ने पहली बार तिब्बत का दौरा किया। दरअसल जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन की निंग्यांची शहर का दौरा किया और तिब्बत का जो हिस्सा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से चीन की बुरी नजर भारत के ऊपर है, जिस तरीके से चीन लगातार अपनी बुरी नजर भारत के ऊपर बना चुका है, और उसके बाद वो तरह तरह के प्रयास घुसने के यहाँ पर कर रहा है, उसमें कितना सफल होता है कितना नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।